उत्तराखंड एक्सप्रेस आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। और सबसे पहले बात करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी अपने 2 दिन के दौरे पर टनकपुर पहुंचे। इस दौरान कई कार्यक्रमों में शामिल भी हुए तो सीएम धामी लोगों के बीच जाकर उनसे मुलाकात भी की। सीएम पुष्कर सिंह धामी टनकपुर में एक चाय की दुकान पर पहुंचे और वहां बैठकर चाय पी। टनकपुर में जगन्नाथ चौराहे की फेमस महादेव की चाय की दुकान में सीएम ने चाय की चुस्की ली। इस दौरान विधायक कैलाश गहतोड़ी के साथ कई अन्य लोग भी मौजूद थे और सीएम धामी ने कहा कि यहां आकर उन्हें अपने पुराने दिन याद आए। सीएम का बचपन खटीमा में गुजरा और टनकपुर वो अक्सर पहले भी आते रहे हैं और इसलिए यहां पहुंचकर सीएम धामी ने चाय की दुकान में अपनी यादें ताजा की। सीएम बनने के बाद राजधानी देहरादून से बाहर निकलकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सबसे पहले चंपावत विधानसभाओं में 2 दिवसीय दौरा किया। ऐसे में सियासी गलियारों में चंपावत से सीएम धामी के चुनाव लड़ने के कयास तेज हो गए हैं। 6 महीने के अंदर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी किस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, इस पर अभी से सियासी गलियारों में सवाल तैर रहा है। हालांकि सीएम धामी का कहना है कि वो किस विधानसभा से उपचुनाव में लड़ेंगे ये फैसला पार्टी हाईकमान करेगा, लेकिन उनके टनकपुर दौरे ने हलचल जरूर बढ़ा दी है। विधायक जी का भी, हमारे जिलाध्यक्ष जी का भी और क्षेत्र की जनता का भी, सबका मैं आभारी हूँ। उन्होंने मुझे इतना स्नेह दिया है, इतना समर्थन दिया है। हम आखिर अंतिम निर्णय पार्टी हाईकमान को करना है। चुनाव जीतने के बाद सीएम धामी के लिए चंपावत विधानसभा से सबसे पहले सीट छोड़ने का ऐलान कर चुके विधायक कैलाश गहतोड़ी सीएम के 2 दिन के दौरे से गदगद दिख रहे हैं और चाहते हैं कि सीएम चंपावत विधानसभा से ही चुनाव लड़ें। जिसमें उत्तराखंड का भला और मेरे क्षेत्र का भला है, मैं उसमें हूँ। और मेरे ख्याल से अगर मेरे क्षेत्र को मुख्यमंत्री मिलेगा तो मेरे से ज़्यादा सौभाग्यशाली कौन होगा। एक विधायक रह कर के कितना विकास करा लूँगा मैं। एक मुख्यमंत्री के हाथ में अगर क्षेत्र चला जाएगा तो कोई सोच भी नहीं सकता कि क्षेत्र कहाँ जाएगा। अब चर्चाएं कई हैं, कयासों का बाजार भी गर्म है, लिहाजा सीएम का 2 दिन का दौरा बेहद खास माना जा रहा है। नवरात्रि के पहले दिन यानी कि आज सीएम पुष्कर सिंह धामी अपनी पत्नी के साथ पूर्णागिरि धाम पहुंचे, जहां उन्होंने मां पूर्णागिरि की पूजा अर्चना की। और इस दौरान सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं भी दी और कहा कि पूर्णागिरि धाम पूरे देश का आस्था का केंद्र है। यहां दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। पूर्णागिरि में इस दौरान बड़ा मेला भी लगता है। सीएम धामी ने मेले की व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया और सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने के निर्देश भी दिए। बचपन से मेरी आस्था रही है। आज मैं माता के दर्शन, मैया के दर्शन करने आया हूँ। साथ ही साथ आज हमारा 9 वर्ष भी प्रारंभ हो रहा है, तो इस 9 वर्ष की शुरुआत मैया के दर्शन से। और चूँकि यहाँ पर बहुत बड़ा श्रद्धालुओं का एक सैलाब उमड़ता है पूरे उत्तर भारत से, भारत के अनेकों स्थानों से, तो यहाँ की इन व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया है। इसमें और क्या अच्छा हो सकता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का चिंतन शिविर 4 अप्रैल से 10 अप्रैल तक उत्तराखंड में होगा। देहरादून के रायवाला में होने जा रहे चिंतन शिविर में जहां आने वाले 1 साल के कार्यक्रमों पर चर्चा होगी, वहीं बीजेपी का कहना है कि देवभूमि में संघ के शिविर से राष्ट्रवाद और सनातन परंपरा का संदेश पूरे देश में जाएगा। नवरात्र के साथ हिंदू नववर्ष की शुरुआत हो चुकी है और इसी खास मौके पर तीसरे नवरात्र से लेकर रामनवमी तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का चिंतन शिविर उत्तराखंड में होगा। देहरादून के रायवाला में होने जा रहे चिंतन शिविर में संघ प्रमुख मोहन भागवत समेत कई राष्ट्रीय पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। सूत्रों का दावा है कि संघ की चिंतन बैठक में जहां अगले 1 साल के कार्यक्रमों पर चर्चा होगी, वहीं राज्य में जीत के साथ इस बात पर भी चिंतन मंथन होगा कि कुछ सीटों पर हार की वजह क्या रही। वहीं आरएसएस के पदाधिकारी 2024 में कैसे फिर केंद्र में बीजेपी सत्ता में लौटे, इसका भी प्लान तैयार करेंगे। उत्तराखंड में बीजेपी लगातार दूसरी बार सत्ता में लौटी है और ये पहली बार हुआ है और बीजेपी नेता भी मानते हैं कि हर मोर्चे पर संघ ही बीजेपी की असल ताकत है। मैं अगर ये कहूं कि संघ भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। उत्तराखंड के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो संघ का योगदान है कि आज पूर्ण बहुमत की हमारी सरकार बनी है।
आरएसएस के रायवाला में होने वाले चिंतन शिविर में जाहिर तौर पर चर्चा हिंदुत्व पर भी होगी और खबर है कि इसी दौरान संघ के पदाधिकारी हरिद्वार के साधु संतों से भी बात करेंगे और रामनवमी तक चलने वाले चिंतन शिविर में चर्चा राम मंदिर, राष्ट्रवाद और सनातन परंपराओं पर भी होगी। सेवक संघ का जो चिंतन शिविर उत्तराखंड में हो रहा है, मैं समझता हूं कि राष्ट्रवाद के लिए और सनातन धर्म के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक काम हो रहा है और निश्चित रूप से यहाँ से एक राष्ट्रवाद का एक संदेश जाएगा, सनातन धर्म को मजबूत करने का संदेश जाएगा। इसलिए मैं राष्ट्रीय सेवक संघ के सभी वरिष्ठ लोगों का यहाँ पर स्वागत करता हूँ। मठ, मंदिर, चारधाम और हरिद्वार उत्तराखंड की पहचान है। ऐसे में रायवाला में होने जा रहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चिंतन शिविर का संदेश पूरे देश में जाएगा और बीजेपी को लगता है कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले पूरे देश में सनातन धर्म, हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का संदेश और मजबूत होगा। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। 3 मई को चारधाम में से एक गंगोत्री धाम के कपाट खोले जाएंगे। कपाट सुबह 11:15 पर खोले जाएंगे। नवरात्रि के पहले दिन तीर्थ पुरोहितों ने शुभ समय निकाला है। 2 मई को मां गंगा की शीतकालीन प्रवासी उत्सव डोली गंगोत्री के लिए रवाना होगी। ये डोली दोपहर में 12:15 बजे निकलेगी। इस वर्ष के पंचांगानुसार आने वाली अक्षय तृतीया पर इस श्री 5 मंदिर समिति गंगोत्री धाम के जो कपाट का उद्घाटन होगा, उसमें 3 जो हमारी मई है उसके अनुसार ठीक 11:15 पर श्री 5 मंदिर समिति के द्वारा गंगोत्री मंदिर के कपाट दर्शनार्थियों के लिए खोल दिए जाएंगे। उत्तराखंड में हेल्थ सेक्टर की हालत सबसे ज्यादा खराब है और कोविड का खतरा कम होते ही 2 साल तक अस्पतालों में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कोरोना वॉरियर्स की छुट्टी हो चुकी है। वहीं कांग्रेस इस मुद्दे पर सरकार को घेर रही है। आप ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना के खौफ के बीच जब आम आदमी अस्पताल के नाम से डर रहा था, तब उत्तराखंड के स्वास्थ्य विभाग ने करीब 2200 कर्मचारियों को काम पर रखा। लेकिन कोविड का डर क्या कम हुआ, कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले ऐसे कर्मचारियों की छुट्टी कर दी गई। 10 से 12 हजार महीना काम करने वाले ये कर्मचारी अब रोजगार चाहते हैं, लेकिन बात कहें किससे ये पता नहीं। दून हॉस्पिटल हो या स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत का घर, नौकरी गंवा चुके कोरोना वॉरियर्स का जमावड़ा लगा रहा। पर रोना यह है कि कोई बात सुनने को तैयार नहीं और उम्मीद अब मुख्यमंत्री से। न्यूज़ 18 ने इस मामले में स्वास्थ्य मंत्री का पक्ष भी जानना चाहा, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री घर से निकल चुके थे। एक तरफ बोल रहे हैं कि बेरोजगार ये बहुत बड़ा मुद्दा है उत्तराखंड में। ऊपर से 2186 लोग हम कोविड में आए थे। इतने लोगों को एक साथ बेरोजगार अगर किया जाएगा तो सर ये कोई न्याय नहीं। माननीय श्री धन सिंह रावत जी ने हमें यहाँ पे, हम परसों मिले थे उनसे, तो उन्होंने हमसे कहा था कि आप लोग 2 तारीख को आइए, 2 तारीख को आपकी बातें हम सुनेंगे और उस पर कार्रवाई भी करेंगे आगे जाके। लेकिन सर जिस तरीके से अभी गए हैं, थोड़ा हमें दुख है इस चीज़ का कि उन्होंने हमारी बातें नहीं सुनी। फिर से नौकरी मांग रहे इन कर्मचारियों के धरने में शनिवार को कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह भी पहुंचे और साफ कहा कि उत्तराखंड में मंत्री खुद में व्यस्त हैं, इसीलिए वो मुख्यमंत्री से बात करेंगे। प्रीतम सिंह ने कहा कि स्वास्थ्य सचिव की पत्नी के मामले में पुष्कर धामी ने जांच बैठाई और इसीलिए इस मामले में भी उन्हीं से बात की जाएगी। स्वास्थ्य सचिव की पत्नी की स्वास्थ्य जांच के लिए जो डॉक्टर गई थी और उस डॉक्टर के साथ जो अभद्र व्यवहार हुआ, और उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री को चाहिए था कि वो आगे आकर के इस दिशा में कोई आदेश करते, कोई निर्देश निर्गत करते, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री तो दिखाई नहीं दिए। मुख्यमंत्री को हस्तक्षेप करना पड़ा। तो जब भैया मंत्रियों की हालत जो है अब ये है कि सीआर लिखनी है, तो भाई वो सीआर लिखते रहें, हम मुख्यमंत्री से बात करेंगे। स्वास्थ्य सचिव की पत्नी पर महिला डॉक्टर से बदतमीजी करने का मामला हो या सड़क पर धरने पर बैठे कोरोना वॉरियर्स का मामला, सरकार बनने के 10 दिन के अंदर इन 2 घटनाओं ने जहां हेल्थ सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए, वहीं विपक्ष को सरकार पर हमले का मौका भी दे दिया। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून।
रुद्रप्रयाग में एक टीचर शराब के नशे में धुत होकर स्कूल पहुंच गया और हैरानी की बात तो यह है कि इस टीचर पर स्कूल के प्रिंसिपल का भी चार्ज है। मामला उच्च प्राथमिक स्कूल चोपड़ा का बताया जा रहा है और 25 मार्च के दिन टीचर शराब के नशे में धुत था और छात्रों के बीच स्कूल पहुंच गया। इस दौरान वहां पहुंचे ग्रामीणों ने टीचर का वीडियो बना लिया। बाद में शिक्षा विभाग ने टीचर को सस्पेंड कर दिया और कार्रवाई की। अब टीचर का ये वीडियो सामने आया है जिसमें टीचर नशे में धुत नजर आ रहा है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में एक नेपाली अधिकारी तब भड़क गया जब कॉर्बेट के डिप्टी डायरेक्टर ने प्रेजेंटेशन के दौरान नेपाल को छोटा भाई कह दिया। नेपाल के सांसदों का 7 सदस्यीय दल कॉर्बेट में वन्य जीव प्रबंधन के गुर सिखाने आया हुआ है और उनके साथ नेपाल के अधिकारी भी हैं। कॉर्बेट के डिप्टी डायरेक्टर नीरज शर्मा ने जैसे ही नेपाल को छोटा भाई कहा तो नेपाल के अधिकारी एकदम भड़क गए और उन्होंने ये बातचीत 2 स्वतंत्र देशों के बीच होने का हवाला देते हुए छोटा भाई बड़ा भाई जैसे शब्द पर आपत्ति जता दी, जिसके बाद कॉर्बेट के अधिकारियों के काफी कोशिशों के बाद अधिकारी शांत हुए और प्रेजेंटेशन आगे बढ़ Please do not make so or do not spell out such words. This is one of also whatever you have the pride of your country, motherland. We have also. चारधाम यात्रा में सड़कों की हालत ठीक करने के लिए उत्तरकाशी में अब नया प्लान बनाया गया है। यमुनोत्री हाईवे किसाला के पास अगले 10 दिनों के लिए हर रोज 5 घंटे पूरी तरह से बंद रहेगी। सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक यमुनोत्री हाईवे पर आवाजाही पूरी तरह से बंद होगी। किसाला में पहाड़ को काटकर रोड चौड़ी करनी है, लेकिन लगातार गिरते मलबे से इलाका डेंजर जोन बना हुआ है। हल्द्वानी में बाघ के बाद अब गुलदार की दहशत भी देखी जा रही है। शुक्रवार रात गुलदार हल्द्वानी की एक घनी आबादी वाले कॉलोनी में आ घुसा। गुलदार की आबादी से धमक का पता तब लगा जब झड़याल इलाके में रहने वाला एक परिवार सुबह उठा। परिवार ने अपना पालतू कुत्ता आंगन में मरा हुआ देखा, जिसके बाद परिवार ने पास में लगे सीसीटीवी को खंगाला, जिससे पता लगा कि कुत्ते को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि गुलदार था, जो रात के पहर उनके आंगन में घुस गया। गुलदार का आंगन में चहलकदमी भी करता वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है, जिसके बाद इलाके में लोगों में दहशत है। उत्तरकाशी में जंगल की आग ने तांडव मचा दिया है। जंगलों की आग गांव और बस्तियों के पास पहुंच चुकी है। बीते 1 हफ्ते से लगी आग ने पूरे इलाके में धुआं फैला रखा है। जिला मुख्यालय उत्तरकाशी के पास कुटेटी तिलोथ का जंगल धू कर चल रहा है, लेकिन आग पर काबू पाने के लिए वन विभाग ने जरूरी कदम नहीं उठाए हैं, जिससे जिला मुख्यालय में भी जंगलों की आग से धुआं ही धुआं फैल गया है। इससे लोगों को इससे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। आपके से माध्यम से मुझे अवगत भी सूचित करना है कि समस्त जो स्थानीय कर्मचारी हों इस टाइप से जो भी घटनाओं में संलिप्त हो उनकी सूचना दें तथा कहीं बनानी होती तो उसकी तत्काल सूचना जनपद आपातकालीन परिचालन केंद्र स्थानीय वन विभाग को दें ताकि उसमें त्वरित कार्रवाई की जा सके। 3 अप्रैल को करीब 5 सालों के बाद पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा होने जा रही है। पीसीएस की परीक्षा के लिए लोक सेवा आयोग की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रदेश के सभी 13 जिलों में 680 परीक्षा सेंटर बनाए गए हैं, जिनमें 2 पालियों में परीक्षा कराई जाएगी। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से 318 पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे। इन पदों पर चयन के लिए प्रारंभिक परीक्षा रविवार को हुई। आपको बता दें कि साल 2016 में अंतिम बार पीसीएस परीक्षा हुई है, जिसके बाद से अधिकारी बनने की चाहत रखने वाले युवाओं को इस एग्जाम का बेसब्री से इंतजार था। अगर आप कुमाऊं में रहते हैं और आंख खराबी के कारण देख नहीं पाते तो ये खबर आपके काम की है, क्योंकि अब कुमाऊं में न सिर्फ आई बैंक खुलने जा रहा है बल्कि आई ट्रांसप्लांट की भी तैयारी है। आप ये रिपोर्ट देखिए।
हल्द्वानी की सुशीला तिवारी अस्पताल में रोजाना सैकड़ों मरीज अपनी खराब आंखों को दिखाने के लिए पहुंचते हैं, जिनमें से कई लोग किसी व्यक्ति द्वारा दी गई आंखों से दोबारा दुनिया देख सकते हैं। लेकिन आई बैंक न होने के चलते ये मरीज या तो निराश होकर घर लौट जाते हैं या दूसरे शहरों में जाने को मजबूर थे। लेकिन अब इन मरीजों को राहत मिलने जा रही है, क्योंकि हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में आई बैंक शुरू होने जा रहा है। अभी तो जो है आई बैंक और कॉर्निया ट्रांसप्लांट सेंटर खोलने के लिए जो है अप्रोप्रिएट अथॉरिटी द्वारा हमें जो है 5 साल के लिए लाइसेंस मिल चुका है। इसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोग ने जो है जिन लोगों को कॉर्नियल ब्लाइंड के मरीज है, जिनको कॉर्नियल ट्रांसप्लांट की जरूरत है, उनका पंजीकृत करना शुरू कर दिया है। जैसे ही हम डॉक्टर्स और जो है टेक्नीशियन ट्रेनिंग करके आएंगे, उसी के बाद जो है हम लोग कॉर्निया ट्रांसप्लांट से काम करना शुरू कर देंगे। डॉक्टरों के मुताबिक रोजाना ओपीडी में 2 से 3 ऐसे मरीज आते हैं जो कॉर्निया खराब होने की वजह से अंधता यानी ब्लाइंडनेस का शिकार हो जाते हैं। लेकिन हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में बने इस आई बैंक से इनकी दुनिया फिर से रोशन हो सकती है। जो भी कॉर्निया से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं पेशेंट्स को, वो यहाँ पे देखी जाएंगी। तो उसको देखकर यहाँ पे ये खोला जा रहा है और इससे पेशेंट्स को बहुत फ़ायदा मिलेगा। यूजुअली पेशेंट्स रेफ़र हो जाते थे इस जगह से, बट ये है कि अब अगर यहाँ पे ये खुलेगा तो पेशेंट्स को ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। कहा गया है कि आंखों से खूबसूरत कोई संसार नहीं। ऐसे में हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज का ये आई बैंक आने वाले दिनों में कई लोगों की दुनिया रोशन करेगा, ऐसी उम्मीद है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। नेपाली सांसदों का एक दल कॉर्बेट घूमने पहुंचा और ये दल यहां भ्रमण के साथ ही वन्य जीव प्रबंध के बारे में भी जानकारी ले रहा है। प्रदेश की सीमा नेपाल से जुड़ती है और ऐसे में जाहिर सी बात है कि वन्य जीवों का आवागमन भी सीमा के दोनों ओर रहता है, जहां कॉर्बेट में ये वन्य जीव महफूज रहते हैं। वहीं नेपाल में सुरक्षा की कमी के चलते ये वन्य जीव हमेशा तस्करों के निशाने में रहते हैं। कॉर्बेट में अन्न प्रबंधन के साथ ही इस दल ने यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था की गहन जानकारी ली, जिससे कि नेपाल के वन्य जीवों को भी तस्करों से दूर रखा जा सके। टाइगर सेल, जिसमें कि हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं, ई सर्विलांस है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक जो हमारे टावर्स हैं उसके सिग्नल से हम लोग वहाँ अपने बाउंड्री पे पूरा निगरानी रखते हैं, और एम स्ट्राइप्स हमारा मेथड है जिससे हम लोग पूरी पेट्रोलिंग पर निगरानी रखते हैं। संबंध बढ़ा के वन्य जंतु को कैसे बचाया जाए, इस विषय में गौर करने के लिए और इस विषय में नीति बनाने के लिए, निर्माण करने के लिए संयुक्त प्रयास के लिए ये आज का हमारा दौरा है। और अभी के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना है।